हेलो एवरीवन, टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, गरबा इज द फेमस फोक डांस फॉर्म फ्रॉम डैश स्टेट। The dance is performed during Navratri celebration to honor the 9 forms of goddess Durga। तो गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों के सम्मान करने के लिए किया जाता है। आसान सा सवाल है, गरबा गुजरात से संबंधित है। बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया गया है कि यह देवी दुर्गा के 9 रूपों के पूजा और सम्मान के लिए आयोजित किया जाता है। तो यह 5 से अधिक बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लावनी इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह भी आसान सवाल है। लावनी यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह तेज लयबद्ध है। तेज लयबद्ध ढोलकी के ताल के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। ढोलकी के ताल पर इसे प्रस्तुत किया जाता है। जो लावनी नृत्य है वो थोड़ा तेज है, मतलब थोड़ा स्पीड से किया जाता है। यह विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा था। ठीक है, लावनी नृत्य जो है, लावनी नृत्य नाटक और लोकमंच तमाशा जो है, तमाशा का मुख्य आकर्षण है। तमाशा का मुख्य आकर्षण है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि तमाशा में लावनी जरूर से किया जाता है। उसका आकर्षण जो होता है तमाशा का, वह लावनी नृत्य है और तमाशा भी महाराष्ट्र से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा, हु इज ए रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा थे। उन्होंने संतूर को शास्त्रीय संगीत में प्रमुख वाद्ययंत्र के रूप में स्थापित किया। प्रमुख वाद्ययंत्र के रूप में स्थापित किया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संतूर। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड। हरिप्रसाद चौरसिया का भी काफी बार पूछा गया है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यह फ्लूट मीन्स बांसुरी। प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने बांसुरी के माध्यम से अपनी वैश्विक पहचान बनाई थी। इन्हें वैश्विक रूप से बांसुरी वादक के रूप में पहचान प्राप्त हुई थी। संगीत के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी बांसुरी वादन के लिए प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, यह भी सवाल 5 बार रिपीट किया जा चुका है। द लाइन ऑफ कैंसर 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया सवाल है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यह 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। यह रेखा जो कर्क रेखा है, यह सूर्य के सीधे किरणों के भौगोलिक प्रभाव को दर्शाती है।
सूर्य के सीधे किरण के भौगोलिक प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करती है? ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा क्या है? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को रेखा से निर्धारित किया गया है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। पूरे भारत में एक समान समय बनाए रखने के लिए यह स्टैंडर्ड टाइम आवश्यक है। तो क्लियर है, कई बार यह भी पूछा गया है 82.5 डिग्री पूर्व। माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ? माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? इस पर भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। माजुली जो है वह असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह नदी द्वीप स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि यह अपने सांस्कृतिक धरोहर और वैष्णव मठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा माजुली। धुआंधार फॉल्स एंड कपिलधारा फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका नाम धुआंधार इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें धुएं जैसी जलधारा निकलती है। ठीक है, और यह पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक होता है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत का उत्पादन। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। अगला सवाल, नेम द क्रॉप सीजन इन इंडिया that opens at the onset of southwest monsoon in May-June and is harvested around October with major crops like rice and millets. भारत का वह फसल सीजन बताइए जो मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और अक्टूबर तक कटाई होती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन है? इसकी प्रमुख फसलें धान और बाजरा हैं। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार की फसल है। तो यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। जो खरीफ फसल है वह मई जून में बोई जाती है। ठीक है, बोई जाती है और इसकी कटाई अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में
इसकी कटाई होती है। कई बार खरीफ, रबी और नकदी में डिफरेंस करके सवाल आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। खरीफ फसल को अधिक वर्षा और नमी की आवश्यकता होती है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी इन इंडिया इज इन। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी रिफाइनरी कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, या असम में है डिगबोई। डिगबोई तेल क्षेत्र है जो कि असम में स्थित है। इसे भारत का पहला ऑयल फील्ड माना जाता है। भारत का पहला तेल क्षेत्र माना जाता है, ऑयल फील्ड कहा जाता है इसे। ठीक है, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एशिया की पहली तेल रिफाइनरी भी थी। एशिया की भी पहली रिफाइनरी थी। इसीलिए असम को ऑयल सिटी ऑफ असम कहते हैं। ऑयल सिटी ऑफ असम। ठीक है। ऑन विच आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान द्वीप पर है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है, वह एक छोटा निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो गया बैरन आइलैंड। What biosphere reserve was the first to be established by the Government of India in 1986? भारत सरकार के द्वारा 1986 में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। कई बार इसके ईस्वी से भी पूछा गया है कि यह कब स्थापित हुआ। तो याद रखिए 1986 में इसे स्थापित किया गया। यह तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। कर्नाटक राज्य में फैला है। इसे यूनेस्को बायोस्फीयर नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा, यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। इन विच स्टेट आर मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह भी आसान सवाल है। असम में स्थित है। जो काजीरंगा है, काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, आपने फिगर में भी कई जगह इमेजेस में भी देखा होगा कि एक सींग वाले गैंडे वह सिर्फ काजीरंगा में पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, यह भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में 1936 में स्थापित हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है और ये बाघों के संरक्षण के लिए यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? यह सवाल कई बार रिपीट किया जा चुका है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह तीनों जो नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पार्क जो है, पार्क बाघ और वन्यजीव की विविधता के लिए, बाघ एवं अन्य जो वन्यजीव हैं उसकी समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व है। बाघों का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा यही है, बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी बात, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना तीनों मध्य प्रदेश में, ये गलत मत कीजिएगा। इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1973 में। 1973 में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था बाघों की संख्या में वृद्धि, बाघों की संख्या में वृद्धि और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण, प्राकृतिक आवास का संरक्षण। ठीक है। अगला सवाल, विच प्लानेट डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम, कौन सा ग्रह के चारों ओर कोई ग्रह नहीं घूमते हैं? एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हैं जो कि इनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, इनमें छोटे आकार और सूर्य के निकट होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी कम होता है और यह नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है, नग्न आँखों से देख सकते हैं। क्लियर है? यह सवाल तो रट ही लीजिए आप, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आ जाएगा। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, तापमान परिवर्तन, ठंड की क्रिया, पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों को टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपक्षय, वीथरिंग कहा जाता है। चट्टानों के क्षय की क्रिया को अपक्षय किया कहा जा सकता है। ऑब्वियस है, यह भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक कारणों से भी होता है। तो यह सवाल 5 बार रिपीट किया गया है। विच इज द लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दुनिया का तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा जो स्थल है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल है, उसका नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजेशन बिकम मोस्ट इनफर्टाइल इज, लीचिंग और ऑक्सीकरण से बनने वाली सबसे अधिक बंजर मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारी वर्षा और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में लीचिंग और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं। इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? न्यायिक पुनरावलोकन जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका को किसी कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल of Indian Constitution a citizen can move to the Supreme Court of India if his fundamental rights are breached, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा यह किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। Which part of the Constitution deal with the directive principle of state policy? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत है, 36 से 91 के अंतर्गत है। इसे शॉर्ट में DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में यह कहा गया है कि यह न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, परंतु शासन के नीतियों का अधिकार है। शासन की नीति का आधार है। DPSP यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो रिट मुख्य रूप से पांच रिटें जारी की जा सकती है। कौन कौन से हैं? याद रखिए, हैबियस कार्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ठीक है, सर्टियोरारी, तो यह 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। ये रिट क्या है? तो यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए इसे जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। विच रिट प्रोवाइड्स ए रेमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन? तो यह हैबियस कार्पस कहलाता है। कौन सी रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद किए जाने पर राहत प्रदान करती है? हैबियस कार्पस, इसका अर्थ क्या है? तुम्हें प्रस्तुत करो। तो हैबियस कार्पस जो है, यह रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत अदालत में पेश करने का आदेश देता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे प्रभावी तरीके से दर्शाता है। यह प्रभावी माध्यम है व्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाने का। According to Article 80 of Indian Constitution, राज्यसभा can have a maximum strength of 250 members. Out of these 250 members, how many are representative of states and union territories? भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि की संख्या कितनी होती है? तो आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम हो सकती है। ठीक है, जिसमें 238 जो है वह
स्टेट और यूटीज के द्वारा चुने जाएंगे और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कि लोक कला और पत्रकारिता या अन्य क्षेत्र में राष्ट्रपति को लगे कि यह इनका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, उन्हें मनोनीत करते हैं। According to Article 75 of Indian Constitution, the minister are collectively responsible to the Parliament in general and to the particular. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और विशेष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अच्छा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और विशेष रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए जिम्मेदार सरकार के सिद्धांत को दर्शाता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? मनी बिल सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में, मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका जो निर्धारण है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, जब मनी बिल को एक बार लोकसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा इसे मात्र सुझाव दे सकती है। राज्यसभा सुझाव दे सकती है। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सुझाव माने या ना माने। मनी बिल को मैक्सिमम 14 दिन के लिए राज्यसभा में रोका जा सकता है। अगर 14 दिन तक पास नहीं किया गया तो इसे स्वतः पास समझा जाता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्य 6 साल का होता है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीड्योर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में यह प्रक्रिया चलाई जाती है। कौन सी? महाभियोग की प्रक्रिया को चलाई जाती है। और यह कब चलाई जाती है? तो जब राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का आरोप इन पर लगता है, तो उल्लंघन करने का आरोप लगने पर यह लागू हो जाती है महाभियोग की प्रक्रिया। हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोग्यूड बाई हुम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद के सदनों को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। संसद के सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर यह कार्य करते हैं। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्य जो हैं उनमें राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और यह प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में कामकाज देखते हैं।
द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ। पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो यह था राजस्थान। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर राजस्थान में पंचायती राज को लागू किया गया था। यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य था वह है आंध्र प्रदेश, जहाँ के पंचायती राज को लागू किया गया था। यह दूसरा राज्य है। द सुप्रीम कोर्ट इज empowered टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज इट्स। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के हैं। यह उसका मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यह उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वह अंतिम होता है। क्लियर है? द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थी लीला सेठ। लीला सेठ भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे। 1991 में 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। Which offer of the government of India has the right to take part in the proceeding of Parliament of India even though he is not a member? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है भले ही वह इसका सदस्य ना हो? तो भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह बहस में भाग ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं है। उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं है। फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म? वित्त आयोग कितने समय के लिए गठित किया जाता है? तो यह आर्टिकल 280 के अनुसार अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्ष के लिए। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करना। ठीक है। हु कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स? अभी पढ़ा, प्रेसिडेंट हर साल 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं और यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, 280 के अंतर्गत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है? और यह है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। 6 मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। यह सवाल 5 बार रिपीट किया जा चुका है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST? संविधान के किस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया? यह भी इस बार RRB के सवाल में पूछा गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में, 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इसमें GST को लागू किया गया था। ठीक है। अब GST क्या है? तो GST एक एकीकृत टैक्स प्रणाली है। ठीक है। यह लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST को लागू कर दिया गया।
विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A यानी नगरपालिकाएं जोड़ी गई? तो नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1993 में। 1993 में भाग 9A के अंतर्गत, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, भाग 9A के अंतर्गत शहरी स्वशासन के लिए नगरपालिका का प्रावधान किया गया। किसके लिए? शहरी स्वशासन के लिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्स नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यह करते हैं राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राज्य आपात जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य आपात, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। यह अनुच्छेद है। ठीक है, अगला सवाल, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास की किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह आते हैं तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि यह सर्विसेज है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड है इंडस्ट्रीज एंड थर्ड है सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, सर्विसेज, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बैंकिंग, कुरियर और रियल एस्टेट की बात की गई जो कि सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। एन इकोनॉमी इन विच देयर आर नो फ्लोज ऑफ लेबर, गुड्स और मनी टू एंड फ्रॉम अदर नेशन इज? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, वस्तुओं या धन अन्य देशों के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां बाहर से वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता, पूरी तरह से क्लोज होता है या पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट इज नोन एज? तो यह ब्रेक इवन पॉइंट होगा। वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मीन्स संतुलन की बिंदु, संतुलन की स्थिति। व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कई बार पूछा गया है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, यह 4 प्रमुख उत्पादन के कारक हैं। द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर इन्वर्स्ड शेप्ड। औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र, औसत परिवर्ती लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र उल्टे आकार के होते हैं। तो यह जरूर देखिएगा, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये इसका जो शेप होता है वह उल्टे आकार का होता है। ए कमोडिटी मार्केट हैज ए स्ट्रक्चर इफ देयर इज वन सेलर ऑफ द कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट एंड एंट्री इनटू द इंडस्ट्री बाय अनदर फॉर्म इज प्रिवेंटेड। किसी वस्तु बाजार की संरचना एकाधिकार मोनोपोली कहलाती है यदि उस वस्तु का केवल एक विक्रेता हो परंतु उसका कोई विकल्प न हो। किसी अन्य फर्म का उद्योग में प्रवेश रोका जाए तो इसे कहते हैं मोनोपोली। एक ही विक्रेता हो और कोई भी ना हो, ऐसे को मोनोपोली कहा जाता है।